तो साथियों, एक और ऐसी शख्सियत जिनका नाम है अभिषेक सैनी। आपने कोरोना महामारी के समय में पहाड़गंज के अंदर आइसोलेशन सेंटर बनाया, सीसीटीवी कैमरों से लैस, और अपनी पूरी सेवा दी। आइए हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं। उन्होंने ये काम कैसे किया, किस प्रकार किया, क्या क्या उनको दिक्कतें आई और कैसा अनुभव रहा उनका। आइए चर्चा शुरू करते हैं अभिषेक सैनी जी के साथ। नाम आपने बताया ही अभिषेक है जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते नगर कार्यवाह सदर नगर, जो जी, नगर है सदर नगर, उसका नगर कार्यवाह के नाते मेरे पास दायित्व है। जी अभिषेक जी, हमें पता चला कि आपने जो है सेंटर बनाया कोविड के समय में, तो क्या कार्य रहा उसके अंदर और किस तरीके से रहा, किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया और क्या क्या आपको दिक्कतें आई या नहीं आई, आपका क्या अनुभव रहा, उसको थोड़ा जानकारी हम चाहेंगे, जनता को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, जरा बताएं। कोविड सेंटर अपना जो सेवा भारती के माध्यम से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके, जिस समय ये वैश्विक महामारी चरम पे थी और हॉस्पिटलों के अंदर जगह नहीं थी, उस भाव को देखते हुए विचार किया गया कि एक आइसोलेशन सेंटर खुलना चाहिए जिसके अंदर हम आम समाज के लोगों को राहत पहुंचा सकें। हॉस्पिटल ना हो मगर एक आइसोलेशन सेंटर हो कि भाई जिसको अगर शुरुआती दिक्कत होते हुए हम उनका ध्यान रखते हुए अगर कुछ सेवा भाव या सेवा लाभ उनको पहुंचा दे तो काफ़ी हद तक इस वातावरण में उनको सहायता मिलेगी। इस विषय को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों ने एक गुरु राम राय स्कूल जो शिशु मंदिर के तहत संचालित है उसको उदासीन आश्रम से कह के लिया और उसके अंदर 35 बेडों की व्यवस्था की। उसके अंदर 6 बेड पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के थे और 10 पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की सुविधा थी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों ने एक टीम बनाई जिला स्तर पे, प्रत्येक नगर से कार्यकर्ताओं को चयन किया। उसके अंदर एक सदर नगर के नाते मेरा भी सहयोग रहा और अपने सदर नगर के कई कार्यकर्ता उस बंधु उस कोविड काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, संघ के आह्वान पर सेवा करने के लिए निकले और उसी सेंटर से करीबन 40 रोगी स्वस्थ होकर गए और वहाँ पर ओपीडी की भी सुविधा दी थी कि अगर जैसे कोई किसी को टेस्ट है, पॉजिटिव है, नहीं है, संशय में है, तो अपने डॉक्टर वहाँ पर जो अपना संगठन है NMO, उसके माध्यम से डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहते थे और वो डॉक्टर उनको राय देते थे। उनको अगर घर पर आइसोलेट कर सकते थे उनको वो प्रोसीजर बता के घर पर आइसोलेट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अगर वो वहाँ नहीं हो सकते थे, कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो हम वहाँ पर अपने सेंटर में उनको रखते थे। अच्छा अभिषेक सैनी जी, मेरे चैनल की एक विशेषता है, मैं तीखा सवाल अवश्य पूछता हूँ और ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ पर RSS का नाम आया है, तो एक तीखा सवाल मैं ज़रूर करूँगा आपसे कि इस समय में धर्म जाति के आधार पर आपने सेवा की या सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए सभी की सेवा के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे एक ठप्पा लगा दिया गया है धर्मागत या जातिगत, परंतु ये इसको हमने निराधार बताते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवा भाव परम धर्म के नाते कि जो भी जाति या जो भी जाति में तो हम विश्वास ही नहीं करते, धर्म का भी हमने इसमें गौण करा कि जो भी आएगा हम उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर सेवा भाव देंगे। अपने जो भी वहाँ पर आए, हमें नहीं पता कि वो कौन जाति के थे, कौन धर्म के थे, सिर्फ उनका एडमिशन जो हुआ उसी नाते पता नहीं। हमने जब वो आए तो हमने उनका वहाँ पर सिर्फ एक रोगी वो इस समय परेशान है, उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको हमने वहाँ पर एडमिट किया। और जातिगत विषय तो संघ में कभी नहीं रहा, सिर्फ एक हमारे ऊपर विरोधियों द्वारा ठप्पा लगा दिया गया। हमारे जितने साथी मौजूद है वे जानते हैं कि संघ जाति में विश्वास नहीं करता। अच्छा अभिषेक जी, जो आइसोलेशन सेंटर आपने बनाया वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उनसे कितना चार्ज लेते थे आप लोग? जो आइसोलेशन सेंटर उपलब्ध था उसके अंदर सबसे पहली बात कोई चार्ज नहीं था।
केवल अगर उनका किसी पेशेंट का कोई टेस्ट होना है तो सिर्फ वो टेस्ट अपने आप जहाँ से भी करवाएंगे, उनके ऊपर था कि वो, और उसकी जो राशि लगे सिर्फ उतना, अपने माध्यम से जो दवाई से लेकर और जितना उपचार प्रोवाइड हुआ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का भी वो निःशुल्क था, क्योंकि हम राशि में नहीं सिर्फ सेवा में यकीन रखते हैं। अपने स्वयंसेवक तो प्रसिद्ध है कि घर से लगाकर काम करता है। इसके अंदर जैसे झंडे वाला मंदिर अपना भोजन जो वहाँ पे आता था प्रसाद रूपी, तो उसके अंदर पेशेंट के लिए एक डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन आता था। तो झंडे वाला मंदिर ने बड़ा सहयोग किया। अपने माननीय प्रांत संघ चालक जी ने ये झंडे वाला मंदिर से संबंध किया उस आइसोलेशन सेंटर को, और सुबह का अल्पाहार, दोनों टाइम का भोजन केवल रोगियों के लिए नहीं, उनके तीमारदारों की व्यवस्था भी की हुई थी। अगर ऊपर जो सबसे ऊपरी तल उनके अटेंडेंट के लिए था, जो वहाँ रुकते थे उनको भी भोजन प्रोवाइड कराते थे। अच्छा अभिषेक जी, आपके क्षेत्र में जयवर्धन ढिल्लो जी से हमारी बात हुई, वो एक मुहिम चला रहे हैं जो कोरोना काल के समय में जिनके माता पिता का निधन हो गया है और उनके बच्चे शादी लायक हैं, बेटियां शादी लायक हैं, तो उनकी शादी करने का बीड़ा ढिल्लो जी ने उठाया है। तो क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? इसमें कितना सत्य है? जानकारी कल व्यक्तिगत रूप से जयवर्धन जी ने मुझको दी थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने युवा साथी बंधु इस बारे में संवेदना रखते हुए सोच रहे हैं। हालांकि संघ भी अभी इस पे वर्किंग कर रहा है कि भाई जिन जिन घरों में ऐसा हुआ और आगे उनके बारे में क्या विचार कर सकते। कई परिवार में तो कमाने वाले चले गए, कई माँ बापों के बच्चे चले गए जिनका वो माँ बाप बेसहारा हो गए हैं, इनके बारे में क्या सोच सकते हैं। ऐसे कई परिवारों के अंदर माँ बाप गुजर गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके बारे में भी। और ये बहुत अच्छा जयवर्धन जी ने जो ये फैसला लिया है कि अगर कोई ऐसे परिवार का मुखिया चला गया है और उसकी जो बिटिया ऐसी है जिनको आवश्यकता शादी की या विवाह की रहती है और उनको वो सहायता करने के लिए तत्पर है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे संगठन के माध्यम से जो हर संभव मदद, जो हर संभव प्रयास हम कर पाएंगे, उनके साथ हम खड़े हों। अच्छा अभिषेक जी, एक बात बताएं कि क्योंकि आप भी आश्वासन दे रहे हैं कि जयवर्धन जी के साथ मिलकर के आप भी उनका सहयोग करेंगे बेटियों की शादी के लिए, तो फिर वही तीखा सवाल, आरएसएस का नाम और वही तीखा सवाल, क्या यदि किसी मुस्लिम समुदाय की बच्ची शादी लायक हो और उस परिवार में कोई ऐसा हादसा हो गया हो, या किसी सिख धर्म में या किसी जैन धर्म में, जो भी अल्पसंख्यक हैं, तो क्या उनकी भी बच्चों की शादी आप लोग करवाएंगे? पहला तो जयवर्धन जी को जो आश्वासन दिया है वो संगठन के नाते दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि समाज के अंदर जो भी सकारात्मक शक्ति सकारात्मक कार्य करने में यकीन रखती है उसको संघ पूरा रूप से सपोर्ट करेगा। इस नाते जो भी उनकी हम सहायता कर पाएंगे आगे बढ़ के करेंगे। दूसरा जो आपका तीखा सवाल था उसको मैं मीठा कर देता हूँ कि संघ इन मामले में यकीन नहीं रखता। बेटियां सबकी साझी होती है। अगर अपने मुसलमान भाइयों को अगर इसमें ऐसी कोई दिक्कत है और वो उस समस्या को लेकर अपने पास आते हैं तो उनका निराकरण करेंगे। और वो जयवर्धन जी के पास भी अगर जाता है उनको जैसा उचित लगता है वो, उसमें हम जितना सकारात्मक रूप से आगे बढ़ के काम कर सकते हैं उतना काम करने का हम आश्वासन देते हैं। क्योंकि अभी जब अपना कोविड सेंटर था उसके अंदर पता चला कि एक अल्पसंख्यक भाई कोई अपना सेवा के माध्यम से कुछ देना चाहते तो हमने उसको स्वीकार किया। उसका भाव सेवा का है। रबानी AR रबानी नाम था उनका, और हमने कहा भैया वो देना चाहते हैं उनको, तो हमने कहा स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो समाज के अंदर सेवा करना चाहता है वो सेवा परम धर्म है, इस नाते ही करना चाहता है, तो उसको हम क्यों ना स्वीकार करें। तो स्पष्ट है कि कोई भी समाज का पीड़ित बंधु अपने जो भी आएगा उसको हम हर संभव सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक सैनी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। RSS को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं समाज के अंदर, देश के अंदर,
तो ये सवाल मेरा सटीक सवाल होना बहुत ज़रूरी था। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से समाज की सेवा में लगे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुकेश राठौर है और मैं ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और साथ में अपनी राठौर शोभा यात्रा समिति का प्रधान भी हूँ। आपको उर्फ पिंटू भी कहा जाता है, प्यार से लोग पिंटू भी बोलते हैं। हाँ जी, पिंटू भी है जी। अच्छा राठौर जी, हमें पता चला कि आपने भी राशन वितरण किया यहाँ पर ज़रूरतमंदों को इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में। बिल्कुल सही बात है। तो किस प्रकार से आपने व्यवस्था की? देखो जी, हमने व्यवस्था यूँ की क्योंकि पिछले लॉकडाउन के अंदर भी हमने राशन बांटा था जी 25 से 30 दिन, और बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही जिम्मेवारी से। सदर बाजार में कई मार्केट ऐसी थी जहाँ से हमारे की रिक्वायरमेंट आई थी कि हमारे 100 बंदे 150 बंदे हैं और हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की सुबह और शाम। तो इसलिए हम ज़्यादा एक टारगेट पे थे। तो इस बार जो दोबारा लॉकडाउन लगा तो लोग आप जानते थे कि अगर हम यहाँ पर जाते तो हमें कोई ना कोई उम्मीद का सहारा जरूर मिलेगा। तो हमने उसी प्रकार से हमारे पे लेडीज़ों की सूची आना चालू हो गई कि हमें कुछ राशन की ज़रूरत है। तो ये देखते हुए हमने जो है फिर इसकी एक व्यवस्था बनाई। फिर एक मोहल्ले की लेडीज़ आई, 2 की आई, तो हमारी सूची 15 औरतें, लेडीज़ 20 से 25 जैसे भी होती गई तो हम अपनी एक सूची बनाते थे और उनको सिर्फ मात्र 6-7 घंटे का समय देते थे कि आप शाम को 7 बजे मंदिर के टाइम पे आओ, आरती के टाइम पे। राठौर, ये हमारा राठौर क्षत्रिय समाज मंदिर है, महावीर बाजार तेलीवाड़ा। तो हम उनसे यही कहते थे कि आप अपने नाम लिखवा जाओ और इतने टाइम पे 7 बजे के टाइम पे, आरती के टाइम पे आप मंदिर में आ जाओ और मंदिर में आपको राशन मिल जाएगा। तो जैसे ही मंदिर में आरती होती थी, आरती खत्म होती थी, तो पंडित जी द्वारा एक सूची पोषित होती थी। जिन जिन का नाम होता था वो लेडीज़ से चली जाती थी, उनको राशन वहाँ से वो वितरण हो जाता था। जी। अच्छा, ये को बात और बताएं कि ये व्यवस्था में किसी और साथियों का भी सहयोग आपके पास साथ रहा या आपने अपने ही पॉकेट से खर्चा करके किया, निजी तौर पर किया है? नहीं जी, मेरे को इसके अंदर कोई किसी का सहारा या कोई किसी की मदद नहीं मिली है। ये सब कुछ मैंने अपना निजी किया है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है, संगठनों ने, कई लोगों ने किया है। पहाड़ी देश में आज हम सुबह से घूम रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व हमें मिला कि जिन्होंने निजी तौर पर ये सेवा की, आपने अपनी जेब से खर्चा किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लगभग कितने लोगों को आप डेली राशन वितरण करते थे? क्या क्या सामान होता था उसमें? सामान उनमें कम से कम 11 से 12 आइटम होती थी जी। उसके अंदर मेन आइटम जो है एक आटा होता था जी, चावल होता था, चीनी और हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा, सोयाबीन की बड़ी, नमक की थैली, सरसों की तेल की बोतल और इसके अंदर कुछ चाय की पत्ती, जो भी 10-12 आइटम मिला के हम उनको 2-3 थैली जो बनती थी वो हम उनको यानी कि जो घर के जरूरत का सामान जो होता है, जो रसोई में लगता है, हाँ जी, हाँ जी, वो सभी आपने लोगों को, वो सभी हमने लोगों को कराया। अच्छा राठौर जी, कोई संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा। 21 जून से केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन सभी के लिए फ्री है। तो सभी जनता जो है इस चीज़ का लाभ उठाए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और सभी भाई वैक्सीन लगवाएं। और नवंबर तक राशन भी फ्री है। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये राशन बांट के, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हर गरीब का सहारा है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं भी उनका एक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पब्लिक की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा राठौर जी, पहाड़ी धीरज पे जयवर्धन ढिल्लों जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने से ही एक मुहिम स्टार्ट की है कि जिन बच्चों के माता पिता इस कोरोना काल के समय में उनका देहांत हो गया और वो शादी लायक बच्चे हैं तो उनकी शादी करने का जो बीड़ा है वो जयवर्धन ढिल्लों जी ने उठाया है। देखो जी, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी ये फेसबुक के माध्यम से ये जाना है और देखा है मैंने कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि हमारे वार्ड से अगर कोई ऐसा करता है तो हम भी उनके साथ खड़े हैं और उनका समर्थन करते हैं
अगर कोई भी हमसे कुछ बनता है तो हम भी उनकी टीम के लिए उनके लिए पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, जय हिंद। शक्ति जी नमस्कार। नमस्कार। शक्ति जी, किस प्रकार से आपने ये काम किया इस कोरोना काल के अंदर, क्या सेवा किया आपने, ज़रा बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर मैंने सभी लोगों को एकत्रित करने का काम किया, जिसके अंदर हमारे नियर बाई रहने वाले जयवर्धन ढिल्लों जी, मुकेश राठौर उर्फ पिंटू भाई हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, श्री दीपक मित्तल जी हमारे मेल मंडल के अध्यक्ष, अभिषेक भाई जी, इन सभी के साथ हमने मिलकर के मीटिंग करके, वर्चुअल मीटिंग करने के बाद में हमने मेयर साहब और जिला स्तर पर जानकारी देने के बाद लोगों की सेवा करने का कार्य शुरू किया। और इसके अंदर कच्चे पक्के राशन के वितरण के साथ साथ लोगों को आइसोलेशन सेंटर मुहैया करवाने का काम भी किया गया। जैसे कि मैं आपको हल्का सा एक संक्षेप में बता देता हूँ कि अभिषेक सैनी जी ने आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत करवाई थी अपने नगर कारवा के साथ मिलकर के पहाड़गंज में, जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध थी निःशुल्क। और मुकेश राठौर जी पिंटू भाई हमारे टोकरी मोहल्ले में एक सूचीबद्ध तरीके से काम करते थे। सुबह लोगों की सूची आती थी और सूची आने के बाद में शाम को उनको राठौर क्षत्रिय समाज मंदिर से पंडित जी के द्वारा राशन दे दिया जाता था। अच्छा, ढिल्लों जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिन बच्चों की माता पिता नहीं रहे, उन बच्चियों की शादी करने का जो निर्णय है वो जयवर्धन ढिल्लों जी ने लिया है। इसके बारे में आपको जानकारी है और इसमें कितना सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है जी, और इसकी जानकारी मुझे फेस टू फेस भी और फेसबुक के माध्यम से भी मिली है, और इस मुहिम का कहीं ना कहीं मैं हिस्सा हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है और अच्छी बात है। ऐसे क्षेत्र में लोग होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए जो आगे बढ़ के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे हर तरह से। तो ऐसा माना जाए कि आप इस पहाड़ी धीरज पर जो भी काम हुआ है तो उसके सूत्रधार वाकई में आप रहे हैं। इन सभी को एकत्रित किया, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, लोगों को जागरूक करके सभी साथियों को एकत्रित करके आपने ये काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोरोना योद्धा की तरह से आप लोगों ने इसमें काम किया। आशा करते हैं कि पिता परमात्मा आप लोगों को शक्ति प्रदान करे और आप यूं ही समाज की सेवा में निरंतर लगे रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़, दिल्ली से RK पांचाल। जय हिंद, जय भारत।